हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में जानेंगे। ये बिल कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, इस बिल से क्या क्या चेंजेस आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बिल से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। पर इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इन दो टर्म्स का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है परसिक्यूशन, जिसका सिंपल मीनिंग होता है दुर्व्यवहार करना, वॉयलेंस करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। तो अगर एक ग्रुप के ऊपर दूसरा ग्रुप वॉयलेंस करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, तो उसे कहते हैं परसिक्यूशन। परसिक्यूशन बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, जैसे रिलीजियस परसिक्यूशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, रेसिज्म, ये सब। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इस टॉपिक के लिए है इमिग्रेंट। तो अगर कोई भी इंसान अपना देश छोड़कर दूसरे देश में परमानेंटली रहने आ जाए तो वो उस देश का इमिग्रेंट हो जाता है। नेक्स्ट इस टॉपिक के लिए हम समझेंगे इंडिया का अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिलेशनशिप है वो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये है इंडिया और उसके पड़ोसी देश। 12 से 20 सेंचुरी के दौरान ईरान में रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते ईरान के पारसियों का इंडिया में लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, जिसके चलते 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आना जाना हुआ। और इसी पार्टीशन की वजह से 1960 से 1971 के बांग्लादेश वॉर तक लाखों बांग्लादेशियों का इंडिया आना हुआ था। इसके बाद 1959 के चाइना तिब्बत वॉर के चलते तिब्बतियंस का इंडिया आना हुआ, और सोवियत अफगान वॉर के कारण और वहाँ पे चल रहे रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते अफगान्स का इंडिया आना हुआ। इसी तरह 1980 से 2000 में श्रीलंका के सिविल वॉर के वक्त श्रीलंकन तमिल्स का आना हुआ, और 2015 से 17 के बीच म्यांमार के रोहिंग्यास का इंडिया में माइग्रेशन हुआ। 2001 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से और फिर पाकिस्तान से। वैसे इंडिया में जो सिटीजनशिप का इशू है वो 2 जगह डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है वो हमारे दादा पर दादा के लिए यूजफुल था, पर उसके बाद की जो भी प्रोविजन है, जैसे 1950 के बाद कौन इंडियन सिटीजन बनेगा, आज कैसे बन सकते हैं, या आने वाले कल को कैसे इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब ये देखते हैं कि जो बिल है इसका मेन पर्पस क्या है। तो सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए जो एक्ट है ये बिल उसे चेंज करना चाहता है। कैसे? सबसे पहले इल्लीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन चेंज करके। जो एक्ट है वो इल्लीगल इमिग्रेंट को अब तक ऐसे डिफाइन करता था कि अगर कोई भी इंसान इंडिया में रहने आए बिना वैलिड पासपोर्ट के या फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखा के, या जितने टाइम की उसको परमिशन मिली थी उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इल्लीगल इमिग्रेंट कहलाओगे और आपको देश से निकाला जाएगा। पर यह बिल इस एक्ट की इस डेफिनेशन को चेंज करता है और ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग जिस भी तरीके से इंडिया में आए हैं, अगर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और अगर वो इन 6 कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अब इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे। तो एक्ट के हिसाब से जो लोग इल्लीगल इमिग्रेंट कहलाए जाते थे, बिल उसे अमेंड कर देती है और ये सारे लोग जो इन 3 कंट्रीज से आए हैं वो अब इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे। दूसरा बड़ा चेंज आ रहा है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप में। पहले क्या होता था कि एक्ट कहता था कि मानिए अगर आप पाकिस्तान से इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने आ रहे हैं तो पहले आपको 11 साल इंडिया में गुजारने होंगे, या तो गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ेगी, और इन 11 सालों के बाद ही आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ये जो बिल है ये इस पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर देता है और ये कहता है कि अगर आप इन 3 कंट्रीज से हैं और इन 3 कंट्रीज से इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अब आपको 11 साल नहीं सिर्फ 5 साल इंडिया में गुजारने होंगे और आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसी हिसाब से दिसंबर 2014 की डेट दी गई है। दिसंबर 2014 से लेकर 19, 5 साल हो जाते हैं और ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इंडियन सिटीजन में। तो इस बिल को लेकर जो पहली मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये कि आपने सिर्फ इन 3 देशों को क्यों चुना और इन 3 देशों की इन 6 कम्युनिटीज को ही क्यों, बाकी पड़ोसी देशों और बाकी रिलीजियस कम्युनिटी को क्यों एक्सक्लूड किया। ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। अब इसके आंसर के लिए मैंने पार्लियामेंट्री डिस्कशन और एक चैनल पे हरीश साल्वे को इसका जवाब देते हुए सुना। उन्होंने कहा
कि इस पूरे बिल का मेन मकसद है माइग्रेशन के लॉस को एक्सपांड करना, उसे रिलैक्स करना। अब कितना एक्सपांड करना है, कितना रिलैक्स करना है, ये तो पॉलिसी मैटर है। अमित शाह ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर वॉयलेंस हो रहा है, उनका टॉर्चर हो रहा है, उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। अब हमने इन 3 देशों को ही क्यों चुना? क्योंकि इन 3 देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्हें सेक्युलर नहीं बल्कि एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करता है। और इन 3 देशों में ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, ये माइनॉरिटीज़ हैं जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। इसलिए हमने ये 3 देश और ये 6 कम्युनिटीज़ चुने हैं। दूसरा बड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन आ रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, स्पेसिफिकली आसाम से। इन ऑपोजिशन की भी एक डीप रूटेड हिस्ट्री है, चलिए जानते हैं। 1920s से जब देश भर में दंगे होने शुरू हो चुके थे, तभी से ही ईस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट के शहरों में लोगों का आना शुरू हो चुका था, स्पेसिफिकली आसाम में। जाहिर सी बात है कि लोग जो आ रहे थे, ये वहाँ के रिसोर्सेज पे, जैसे ज़मीन पर अपना हिस्सा जमाना शुरू कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के लोकल लोगों की पॉपुलेशन से कंपेयर्ड रेफ्यूजी की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद 1948 के इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से लेकर 1971 के बांग्लादेश फॉर्मेशन तक लाखों लोगों का नॉर्थ ईस्ट के शहरों में आना हुआ। अच्छा, आज़ादी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त नॉर्थ ईस्ट के जो शहर थे, वो अपने कल्चर, लैंग्वेज और ट्राइबल एथनिसिटी को लेके बहुत चिंतित थे। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर की तरह नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे 6th शेड्यूल, इनर लाइन परमिट और भी बहुत सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि 1978 में आसाम के एक MP हीरालाल पटवारी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से री इलेक्शन करवाने होते हैं। तब ये सामने आता है कि आसाम के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके नंबर्स अचानक से बढ़ जाते हैं, मतलब रेफ्यूजीज की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इलेक्शंस कैंसिल कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट लीडर्स प्रोटेस्ट में आ जाते हैं कि जो इलीगल इन्फ्लक्स है, इसे रोका जाए और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इन्हें डिटेन करके डिपोर्ट किया जाए। ये था आसाम आंदोलन, जो 1979 से लेकर 1985 तक चला और इसी का रिजल्ट था आसाम अकॉर्ड, जो आया 1985 में। आसाम अकॉर्ड ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद आसाम में आए हैं तो आप सिटीजन नहीं कहलाएंगे, आप इलीगल इमिग्रेंट ही होंगे। और इसी आसाम अकॉर्ड के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लाया गया था NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, जिसमें 19 लाख इलीगल इमिग्रेंट पाए गए थे। पर अब जो एक कैब आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, ये क्या कहता है कि 1971 से नहीं देखेंगे, 2014 से देखेंगे। 2014 तक इन 3 देशों से और इन 6 कम्युनिटी से जो भी लोग इंडिया में आए हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे, इन्हें सिटीजन कहा जाएगा। तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है और लोगों को इस बिल से ही क्या प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो, पर डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, क्या इस बिल से मेजॉरिटी लोगों को फायदा होगा और क्या मेजॉरिटी के फायदे के लिए माइनॉरिटी के साथ ऐसा करना सही होगा। डू लेट मी नो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।